नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वॉर रूम और इंडिया टीवी पर हम आपको बता रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच इस तनाव के दरमियान आखिर चल क्या रहा है, भारत में भी और पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान की एक एक खबर, पूरा अपडेट आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर। और आज वॉर रूम में हम बड़ी सीधी सीधी भाषा में आपको यह बताएंगे कि भारत के मिलिट्री ऑप्शन क्या हैं, भारत क्या कदम उठा सकता है पाकिस्तान को सीधा करने के लिए। पाकिस्तान ने पहलगाम का हमला कराया, 28 निर्दोष भारतीयों की जान ली, उसके एवज में उसको अब आखिर कौन सा दर्द सहना पड़ेगा, भारत के पास वो कौन से इलाज हैं पाकिस्तान के। सरल भाषा में हम आपको वो बताएंगे। कुल 8 मिलिट्री ऑप्शन, 8 कदम जो भारत उठा सकता है और पाकिस्तान पानी मांगता फिरेगा। नंबर 1 बात। नंबर 2, आज पाकिस्तान में क्या हुआ मैं आपको यह भी बता देता हूं। आज पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, मतलब उनकी पार्लियामेंट में, एक गजब तमाशा हुआ। पाकिस्तान ने आज एक रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव पास करके पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उससे अपना पल्ला झाड़ लिया और कह दिया कि भारत हम पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। खूब तालियां पीटी गई वहां पर। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमको एक न्यूक्लियर ताकत बनाया है, एटमी ताकत बनाया है, भारत किसी मुगालते में न रहे। हमारे पास बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं जो भारत में कहीं भी पहुंच सकती हैं, यह बात भी की गई। लेकिन आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान के लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने, मतलब वहां के राहुल गांधी ने, अपनी सरकार और सेना को आईना दिखाते हुए बोला कि आप जानते हैं हम में और हिंदुस्तान में फर्क क्या है। फर्क यह है कि वो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, और आपके यहां हर काम सेना करती है और सेना की वजह से ही पाकिस्तान गड्ढे में है। यह बात भी मैं आपको सुनवाऊंगा। लेकिन आप ये जानना चाहते होंगे कि हम अगर पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो हासिल क्या करेंगे, कहां तक जाएंगे, कैसे जाएंगे, हम आखिर पाकिस्तान को घुटनों पर कैसे लाएंगे। तो आज आपको इन सारे सवालों के जवाब वॉर रूम में मिलेंगे। मैं स्वागत कर रहा हूं हमारे मेहमानों का। कर्नल राजीव अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। कर्नल साहब, बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ हैं डिफेंस एक्सपर्ट वैभव सिंह जी। वैभव, बहुत स्वागत आपका। और मैं जो आपको ये 8 ऑप्शंस भारत के बता रहा हूं, दरअसल एक पेपर आर्टिकल लिखा है कर्नल साहब ने ही, और मैंने उन्हीं का आर्टिकल सर आपका यूज करते हुए, क्योंकि वो बड़े साफ साफ 8 ऑप्शन है और वो सारे हमारे जो विकल्प हैं उसके अंदर आ जाते हैं। तो आज हमने सोचा दर्शकों को वो एक एक सिलसिलेवार तरीके से बताते जाएं। तो आपकी इजाजत से मैं शुरू कर रहा हूं। तो भारत का पहला ऑप्शन क्या है? भारत सीज फायर समझौता रद्द कर दे। सीज फायर समझौता मतलब भारत के बॉर्डर और एलओसी पर शांति है, तोपें नहीं गरज रही हैं, बंदूकें नहीं चल रही हैं। यह 2021 से भारत और पाकिस्तान के बीच एक अरेंजमेंट है जिसकी वजह से पाकिस्तान को सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसको भारत की सीमा के साथ अपनी सेना की वैसी तैनाती नहीं करनी पड़ती जो करनी पड़ेगी अगर यहां पर भारत तोपें चलानी शुरू कर दे। तो अगर भारत सीज फायर अग्रीमेंट को तोड़ देता है और अपनी तोपों के मुंह खोल देता है तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा जो तालिबान के सामने, बलोचों के सामने, अफगानों के सामने है, जो वहां उसकी पिटाई हो रही है, सेना वहां लगा रखी है, उसको अपनी सेना वहां से हटानी पड़ेगी। तो वो पाकिस्तान का क्या हाल करेंगे सर? ऑप्शन नंबर 1। बिल्कुल सौरभ, जो हमारे लिए जो सीज फायर रहा है, अब अगर हम देखते हैं आज के तारीख में, तो एक तरह से काउंटर प्रोडक्टिव रहा है, क्योंकि हमने जो सीज फायर समझौता लागू किया उसकी वजह से हमें काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन पे कंसंट्रेट करने का मौका मिला। हमारे कश्मीरी भाई जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं वो अच्छे से अपना खेती बाड़ी और काम कर सके, वो सब ठीक है, बट उसका फ़ायदा पाकिस्तान ने भी उठाया। और अब अगर हम सीज फायर को रद्द कर देते हैं और उसको एक्टिव कर देते हैं, जैसे कि हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल को हीट अप कर देना, तो उससे जो है पाकिस्तान को दोबारा अपनी फ़ौज जो कि उन्होंने अफ़गान बॉर्डर पे भेजी है तालिबान से लड़ने के लिए, या बलूचिस्तान में जहाँ पे वो ऑपरेशंस के लिए भेजते हैं, उसे वापस बुलाना पड़ेगा। तो उसके लिए डबल नुकसान होगा। पहली बात तो उसे लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारे फ़ौज को इंगेज करना पड़ेगा। दूसरा, जहाँ पे वो चाह रहा था कि उस फ़ौज को यूटिलाइज़ कर सके, वो नहीं कर पाएगा। बट इन सब के इससे पहले कि हम बाकी 7 ऑप्शंस को डिस्कस करें, मैं सौरभ एक चीज़ और कहना चाहता हूँ ये जी, कि जो 2019 में हमने पुलवामा के बाद बालाकोट किया था, उस बालाकोट का हमने सोचा था कि अब एक बहुत बड़ा डिटरेंस वैल्यू इस्टेब्लिश हो गया है और पाकिस्तान को पता चल गया है कि हम उसके घर में घुस के वार कर सकते हैं। बट अब हमें ये देखना है और सोचना है कि एक बालाकोट से पाकिस्तान का सर नीचे नहीं रखा जा सकता।
चाहे वो रिपीटेड बालाकोट्स हों, चाहे वो रिपीटेड एक्शंस हों, हमें आगे पेशेंस, रेजिलियंस, भाईचारा, इस तरह के शब्दों पे विश्वास नहीं किया जा अब ये सकता। लेकिन जो सीज फायर आपने कहा हम समझौता रद्द कर दें, इसका मतलब क्या है? हम जैसा मैंने कहा तोपें खोल दें अपनी और वहां पर जो है आर्टिलरी शेल्स गिरने लगे, या इसका मतलब है कि हम घुस जाएं अंदर, सेना घुस जाए उनके यहाँ? नहीं, जब हम सीज फायर एग्रीमेंट को ख़त्म करते हैं तो वो स्मॉल आर्म्स फायर यानी जो पर्सनल वेपन हो गए, एलएमजी हो गई, उससे लेके तोपों तक, या फिर स्मॉल टीम एक्शन और इवन क्रॉसिंग एलसी फॉर स्पेशल ऑपरेशन, सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। अच्छा। एंड इसी अगर सीज फायर एग्रीमेंट को हम खत्म करते हैं तो अब दूसरा एक जो हमने ऑप्शन की बात की है वो है टेररिस्ट कैंप की। मैं आता हूं सर उसमें, पहले इसकी बात कर लूं वैभव से। ये कितना स्थायी विकल्प लग रहा है, या पाकिस्तान इससे कितना समझेगा? देखिए, पाकिस्तान की फौज हमेशा आपके साथ सीज फायर मांगने इसलिए आती है क्योंकि आपके साथ एक बार बॉर्डर शांत हो जाए तो वो जाकर के फिर वहां पे बलोचों और पठानों को मारना शुरू करें। ये उनका प्योर ऑब्जेक्टिव रहता है आपके साथ सीज फायर के लिए। 2021 में भी जब जनरल बाजवा ने जब रिक्वेस्ट की थी, तो 2019 में जब ये, मैंने आपको कल बताया था कि पुलवामा के समय ये आईएसआई चीफ हुआ करते थे आसिम मुनीर, तो उनको जब हटाया गया आईएसआई के पद से, तो उससे हटने के बाद उनके जो अवशेष बचे हुए थे एज आईएसआई चीफ, जैसे ये जो संस्था जिसने आतंकवादी संगठन जिसने जिम्मेदारी लिया था, वो कश्मीर का जो रेजिस्टेंस फ्रंट, हाँ, अब ये तो द रेजिस्टेंस फ्रंट है, इसका फाउंडर कहता है जी ये वो सज्जाद गुल है। नहीं, उसका फाउंडर, उसका माई बाप, उसका जो पिता है उस संगठन का, वो आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर ने बनाई थी वो संस्था। अच्छा, ठीक है। और जनरल बाजवा ने मेक श्योर किया कि भारत के साथ सीज फायर हो, और उसके बाद द रेजिस्टेंस फ्रंट की हरकतें जो है वो बंद हो गई तो थी। ये सीज फायर का फायदा इन ऐसे कामों के लिए ये उठाते ऐसे हैं? कामों के लिए उठाते हैं, इमरान खान को फिक्स करने के लिए। आप देखिए पिछले 3 साल में तो इन्होंने सिर्फ इमरान खान को कंटेन किया है ना, आसिम मुनीर ने। ठीक है। उनके उन लोगों को, ये शबली फराज, अहमद फराज बड़े बड़े शायर हुआ करते थे, उनके बेटे हैं। ठीक है। जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई भारत में लोकतंत्र है, आप बातें कर रहे हो कि ठीक है हम भारत से लड़ जाएंगे, वहां पे जो नेतृत्व है वो डेमोक्रेटिक है, क्योंकि भाई उसका जो लीडर है, जो एक्चुअली में चुना गया, जिसने 80-90% वोट लिए हैं पाकिस्तान में, वो तो जेल में बैठा है। तो ये जो ख्वाजा आसिफ और ये इसाक डार और शहबाज शरीफ, फॉर्म 45 की पैदावार गवर्नमेंट जो है, ये इनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों का। तो ये जो सीज फायर होता है ना, ये सीज फायर अपने यहाँ पे ऑपोजिशन को क्रश करने के लिए, बलोचों को मारने के लिए, पश्तूनों को, पठानों को मारने के लिए, सिंधी नेशनलिस्ट को मारने के लिए, कश्मीरियों का जो रेजिस्टेंस पीओके में है उनको सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। सो इट इज अ पोटेंट ऑप्शन। बिल्कुल, सीज फायर रद्द कर दे भारत। सीज फायर तो मैं कहता हूं, सीज फायर तो होता क्यों, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। अच्छा ठीक, अब मैं आपको जरा दिखाता हूं पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आज क्या तमाशा हुआ। पाकिस्तान में एक प्रस्ताव भारत के खिलाफ पास किया गया और पाकिस्तान में यह बताया गया अपने लोगों को कि डरो मत, भारत हमला करेगा, लेकिन हम भी एटम बम वाले देश हैं। सुनिए आप। I think the ayes have it, the resolution is passed unanimously. I think the ayes have it, the resolution is. देखिए, हम हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ किसी किस्म की एडवेंचरिज्म का किसी को खाम ख्याली है तो वो भूल जाए। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पूरी तरह तैयार है। देखिए, अल्लाह ताला ने आपको एक न्यूक्लियर कुव्वत बनाया है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मिसाइली कुव्वत बनाया है। तो मैं समझता हूं कि अल्लाह के फजल करम से अगर खुदा ना खास्ता किसी ने हमारी तरफ को मैली आंख से कोई कोशिश की तो उसको जवाब उसी तरह मिलेगा जैसे उनको माजी में जवाब मिला था। तो बेहतर है कि ये वो गलती ना करें। तो ये आपने देखा, उन्होंने कहा अल्लाह ने हमको एक एटमी ताकत बनाया है, मिसाइल वाला देश हमको बनाया है, तो हमारी तरफ मैली आंख से मत देखना। और मैं तो जब से पाकिस्तान ने ये हमला करवाया तब से पाकिस्तान के बहुत टीवी चैनल, उनके नेता, उनके पत्रकार, डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, 10 में से 8 लोग यही बात दोहराते हैं, हमारे पास एटम बम है, हमारे पास एटम बम है। सुन लिया, तुम्हारे पास एटम बम है, हमारे पास भी है, लेकिन हम शोर नहीं मचाते उसका। ना ये कहते हैं कि हम पहले तुम्हें एटम बम मारेंगे, वो ये कहते हैं। हमारे साथ अब एक और सीनियर मेहमान मेजर जनरल संजय मैस्टन साहब आ गए। सर, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर, भारत के विकल्पों पर चर्चा हो रही है, लेकिन पहले मैं जरा इस बयान पर आपकी राय लेना चाहता हूं। ये पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, अपनी पार्लियामेंट में कह रहे थे अल्लाह ने हमको एटमी ताकत बनाया है। 1 लाखवीं बार पाकिस्तान बता रहा है दुनिया को, क्यों? सौरभ, वो कमजोर है इसलिए बोल रहा है, साफ बात यह है।
एटम बॉम्ब बनाने से क्या हो गया? भारत के पास सारे विकल्प हैं, हम वो करेंगे जो हमें सूट करता है। पाकिस्तान सिर्फ ये डरा रहा है, इसका मतलब एटम बॉम्ब बना लिया तो क्या लड़ाई हम नहीं कर सकते हैं? हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं, भारत करेगा। और आप ये देख लिए, ये तो ईरान भी एटम बॉम्ब की बात करता है ये इजराइल के खिलाफ। रशिया यूक्रेन युद्ध में भी आप देख लिए ये एटम बॉम्ब की धमकी चलती रहती है। ये सिर्फ एक धमकी है और उससे भारत के मोराल पे, भारत की यूनिटी में, भारत की अखंडता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम वो करेंगे जो हमारे देश के हित में है। हाँ जरूर। और पाकिस्तान कब यूज़ करेगा एटम बॉम्ब? कब करेगा? और मान लो उसने कर भी लिया बेवकूफ़ी में, उसका क्या होगा? तबाही होएगी कि नहीं? बिल्कुल तबाही होएगी। तो क्या वो अपने देशवासियों के साथ? केवल कहने की बात है ना? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ये सिर्फ कहने की है, दिखावे की है। और जब आप कमजोर होते हैं तब आप ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास कुछ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर हम 8 ऑप्शंस पर बात कर रहे हैं। पहला हमने ऑप्शन डिस्कस किया है कि सीज फायर अब बंद की जाए, तो सीज फायर समझौता जो है वो खत्म किया जाए। मैं दूसरा ऑप्शन पर आपको लेकर आ रहा हूं। दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान के टेरर कैंप्स पर हमला। पाकिस्तान में जो आतंकवादी कैंप बने हुए हैं, आतंकवादियों के ठिकाने, उनके लॉन्च पैड, मतलब जहां से वो भारत में घुसने की तैयारी करते हैं, उन सब जगहों को भारत अपने जिस भी जरिए से उनको तबाह करे। लेकिन यह काम भारत पहले भी करता रहा है। तो कर्नल साहब, ये हम तो पहले भी किया, सर्जिकल स्ट्राइक की तो यही किया था, एयर स्ट्राइक की थी उसमें भी हमने यही किया था। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक ने हमको 2 साल 3 साल और एयर स्ट्राइक ने हमको 6 साल, इतनी शांति दी, इससे ज्यादा नहीं। मतलब ये परमानेंट ऑप्शन तो नहीं हो सकता। नहीं, ये एक परमानेंट ऑप्शन होना चाहिए, बिकॉज टेररिस्ट कैंप्स, ट्रेनिंग कैंप्स एंड लॉन्च पैड्स ये हमेशा बरकरार रहे लाइन ऑफ कंट्रोल पे। सर्जिकल स्ट्राइक में या बालाकोट में आपने एक उस कैंप को या ट्रेनिंग कैंप को या एक एंटिटी को बर्बाद किया। बट आप किसी भी इंटेलिजेंस ब्रीफिंग में कभी भी आप जाएं तो पब्लिक में आपको बताया जाता है कि भाई आज की तारीख में लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ 40 टेररिस्ट के लॉन्च पैड्स एग्जिस्टिंग है, 20 किलोमीटर पीछे इतने सारे जो हैं उनके ट्रेनिंग कैंप्स एग्जिस्टिंग हैं। तो जो लॉन्च पैड्स हैं जो कि एलसी से करीब 5 किलोमीटर डेप्थ में होते हैं, जो ट्रेनिंग कैंप्स है जो उनके 18 से 20 किलोमीटर की डेप्थ में होते हैं, उनको हम रहने क्यों दे रहे हैं? अगर आप एक बार उनको मारोगे वो तो दोबारा हो जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा पिछले सेगमेंट में कि एक बालाकोट से काम नहीं चलेगा, एक ये कंटिन्यूअस एक्सरसाइज रहेगी। जब आपको इंटेलिजेंस इनपुट मिले ये टेररिस्ट लॉन्च पैड पे आ गए हैं या ये टेररिस्ट कैंप है, आप उसको ठोकिए। इजराइल क्या करता है? उसके इंटेलिजेंस इनपुट से उसको मिलता है कि हाँ भाई इस घर में हमास ऑपरेटिव हो सकता है भी नहीं, हो सकता है। वो बिना सीसीएस कमेटी का वेट किया या कुछ किए सीधे उस घर को उड़ा देता है। बट तो ये तो सर एक नॉन स्टॉप एंगेजमेंट हो गई ना पाकिस्तान के साथ, क्योंकि आप जितनी बार वहां पर ये आतंकवादियों को ध्वस्त करेंगे उनके ठिकानों को, उतनी बार पाकिस्तान उछल के आएगा। करेक्ट। तो ये एक कंटिन्यूअस एंगेजमेंट है, बट आपको एक तय करना है कि आपके लिए इसकी कीमत क्या है और आप आगे एक और पहलगाम होने देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ठीक है सर। सो कॉन्टिन्यूअस अटैक ऑन टेरर कैंप्स, ये एक वाइबल ऑप्शन है? देखिए, ऑप्शंस तो सारे हैं। सवाल ये उठता है कि अचीव क्या होगा एंड पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ है एक्शनेबल टाइमली इंटेलिजेंस, करेक्ट, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पर जो कैंप्स हैं, पहली बात बहुत संख्या में, मोर देन 52 कैंप्स हैं वहाँ। अच्छा। इतने कैंप्स हैं, और फिर लॉन्च पैड्स उनके अलग हैं। किस एरिया में है सर ये देखिए, मैं बोलूँगा ये पूरे पीओके में है। अच्छा, सॉरी, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम जी, सॉरी। तो वैभव कैन डू दिस सर, प्लीज। आई विल जस्ट इसको जरा, हाँ सर, वो कर दिएगा। तो ये पूरे पीओके में फैले हुए हैं? हाँ जी, ये पूरे पीओके में फैले हुए हैं। तो कई कैंप्स तो ऐसे हैं जो हमने बर्बाद किए हुए हैं फायरिंग, डायरेक्ट फायरिंग वगैरह से। लेकिन सारी प्रॉब्लम ये है कि ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। कैंप तोड़ेंगे फिर वो आ जाएंगे। मेन थिंग है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस वहाँ से वो कब निकल रहे हैं, कितनी नफरी में निकल रहे हैं, वो है हमारी रॉ का काम, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस। और मेरे को लगता है आज मिलिट्री इंटेलिजेंस जो डिप्लॉयड है लाइन ऑफ कंट्रोल में, मैं सौरभ आपको बता रहा हूँ, जब मैं अफगानिस्तान में था, प्रेसिडेंट अशरफ गानी ने एक बार मेरे को बोला था, पाकिस्तान इज अफ्रेड दैट बिहाइंड एवरी रॉक ऑफ अफगानिस्तान देयर इज अ मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर।
अच्छा, वो डरते हैं हमारी एमआई से। तो आज हमारी फौज में और हमारे देश में एक पॉलिसी चेंज होनी चाहिए, रॉ का ही नहीं, मिलिट्री इंटेलिजेंस का भी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस का रोल होना चाहिए, टैक्टिकल और ऑपरेशनल डेप्थ तक। और हमारे ऑफिसर्स बहुत काबिल कैपेबल है, मिलिट्री इंटेलिजेंस इज टू गुड, बट उनका रोल लिमिटेड है इंटरनल। तो अच्छा, हाँ, वो इंटरनल इंटेलिजेंस क्या तो उनके पास सारे एसेट्स होने चाहिए टैक्टिकल ऑपरेशनल तक, क्योंकि फिर वहां पर वो आ जाती है इश्यूज ऑफ कमांड एंड कंट्रोल एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। टेरर कैंप्स पर हमले के लिए आपको इंटेलिजेंस की जरूरत है सबसे बिल्कुल ज्यादा। इंटेलिजेंस है। और इसी के साथ मैं एक और चीज बोल दूंगा, अगर मान लिए आ भी रहे हैं वो, फाइनली आना तो है इंडिया के थ्रू, एलसी के थ्रू, मान लिए एलसी से भी निकल गए, कहीं तो उन्होंने जाना है। एंड वेयर आर दे गोइंग? दे आर गोइंग, इनको गाइड करते हैं, वहां पर इनके ओवरग्राउंड और स्लीपर सेल्स हैं जो इनको गाइड करते हैं, उनको ले जाते हैं, उनको भी इंटेलिजेंस से ही हम ट्रैक कर सकते हैं। तो इंटेलिजेंस इज द एसेंस। ऑलराइट, ऑप्शन नंबर 3, भारत के पास तीसरा विकल्प, टारगेटेड अटैक्स। टारगेटेड अटैक्स कैसे? जो इजराइल करता है, अभी सर ने इजराइल का जिक्र किया, इजराइल ने हमास के मुखिया इस्माइल हानिया को मार दिया। ऐसे और उदाहरण हैं जिनका हसन नसरुल्लाह जो मुस्लिम ब्रदरहुड वाला था, उसको उन्होंने किस तरीके से, आपने देखा पहले उसकी फौज को पेजर धमाकों से ध्वस्त किया इजराइल ने, और उसके बाद उसको एक जगह जब उसकी लोकेशन पता चल गई, उस जहां वो बंकरों में नीचे कई लेवल नीचे धरती के छिपा हुआ था, उसी कमरे को उसकी कब्र बना दिया। इसके लिए भी पहली चीज है इंटेलिजेंस, जो सर ने कहा। लेकिन ये सर बहुत इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन आपको प्रिसाइज जानकारी भी चाहिए और फिर वैसा हथियार भी चाहिए। क्या ये हमारे पास है? नहीं, आज की तारीख में होना इज़ नॉट अ क्वेश्चन, हर चीज़ आपके पास हो सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंटेंशन, क्या आप इस राह पे चलने को तैयार हैं। एक बार जब आपने डिसाइड कर लिया तो उसके बाद ऑप्शंस एंड एग्जीक्यूशन के तरीके आपके पास अपने आप आ जाएंगे। बट जैसा कि इजराइल ने इस वॉर में दिखाया है, आपने हमास की टॉप लीडरशिप को उड़ा दिया, आपने हिजबुल्लाह की 3 लेयर्स ऑफ लीडरशिप को उड़ा दिया, और अब उसके बाद वो लड़ रहे हैं, बट उनकी इफेक्टिवनेस बिल्कुल खत्म हो गई है। हमारे पास ये ऑप्शन हम एक्सरसाइज करने के लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं, इसके बारे में सोचना है। लेकिन ये अब हम कर तो रहे हैं। पाकिस्तान तो रोता है ना इसी बात को कि हमारे यहाँ वो नामालूम अफराद आके मार जाते हैं लोगों को, तो वो तो कहता है हिंदुस्तान करा रहा है। वी आर डूइंग इट। बहुत हाई वैल्यू टारगेट शायद हम लोग नहीं कर रहे, हम मिड लेवल या लो लेवल टारगेट्स को शायद उनको जो भी मार रहा है। लेकिन कौन हो सकते हैं भारत के वो दुश्मन जिनको टारगेटेडली भारत हमला कर सकता है जिन पर? देखिए, इस सवाल पे आए उससे पहले जो आपका पिछला सवाल था, पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता, ठीक है। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर है, वो कभी लाइफ में स्कूल नहीं जाएंगे, ठीक। वो काम क्या करेंगे? उनको भाई सारे के सारे तो आपके उस प्लम्बर और पंक्चर बनाने वाले तो नहीं बन जाएंगे ना। तो पाकिस्तान के पास एक एंडलेस सप्लाई है टेररिज्म की, ठीक है, टेररिस्ट की। आप कितने मारेंगे बताइए? क्या 2.5 करोड़ मार लेंगे? नहीं मार सकते 2.5 करोड़। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, और यहीं पे मेरी जो है सर से थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट है। पाकिस्तान की जो एक्चुअल जो टेररिस्ट कैंप है वो GHQ रावलपिंडी, PMA काकुल और SSG का जो ट्रेनिंग सेंटर है तरबेला में, वो है असली लॉन्च पैड्स, वो है असली ट्रेनिंग कैंप्स, वही वो गंगोत्री है जहां से आतंकवाद की वो गंगा बहती है, ठीक है। तो आपको अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आपको प्रॉब्लम वहां जाके सॉल्व करनी पड़ेगी जहां से वो प्रॉब्लम का उद्भव हो रहा है, जहां से वो प्रॉब्लम शुरू हो रही है। ट्रेनिंग कैंप्स आपने, जैसे आपने कहा कि हमने भाई एक उरी के बात किया, हमने एक बालाकोट के बात किया, सॉरी ये पुलवामा के बात किया, बालाकोट, हमें कितना टाइम मिला उसके लिए? अच्छा, आप एक चीज ये तो आप देख रहे हैं कि हमें शांति कितने, क्या जो टारगेटेड किलिंग कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में होती रही यात्रियों की, रियासी में भी हमला हुआ था ना, ठीक है। तो वो टारगेटेड किलिंग, पुलिस वालों के ऊपर हैंड ग्रेनेड लॉब कर देना, सिविलियंस को मार देना, टूरिस्ट को मार देना, यात्रियों को मार देना, सब तो चल ही रहा था, इक्का दुक्का, ठीक है। हमें इतनी ये पॉलिसी ये देखना है कि भाई क्या हम जब 25 एक साथ मरेंगे तभी हम रिएक्ट करेंगे, या अगर एक दो करके 25 मार दिए तो हमको चलता है, ठीक है। तो ये जो समस्या है ना, ये समस्या आपकी जब तक आप PMA नहीं जाएंगे, GHQ नहीं जाएंगे, तब तक मैं उस पर आता हूं। वो आगे के ऑप्शंस में सर के है, वो सब कुछ भी है, लेकिन ये जो हाई वैल्यू टारगेट्स को दुश्मनों को न्यूट्रलाइज करने का है, हमारे पास प्रिसीजन गाइडेंस। जैसे कौन? भारत में तो हम लोग दशकों से सुनते आ रहे हैं, दाऊद को मारो किसी तरीके से। मैं कहता हूं कि हाफिज सईद है, मौलाना अजहर है। हाफिज सईद तो बाल बचा है अभी, ठीक है। अभी लास्ट ईयर ही उसी बाद उसको उठा के जेल में डाल दिया, बिकॉज जेल ज्यादा सेफ जगह कौन सी, ठीक है। घर पे तो प्रोटेक्ट कर नहीं कर पा रहे थे, और उनको ये बात पता थी
कि अगर इनको बाहर रखा, उनको पता लगा इसको जेल में डाल दिया तो ये सेफ भी हो जाएगा और इंटरनेशनली हम बता भी देंगे कि देखिए हम तो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। ठीक है। तो हमने आपको बताया था जकीरुर रहमान लखवी जो है वो जेल में रहते रहते बाप बन गया। तो वो जेलें कैसी होती हैं आप सोच लीजिए, ठीक है। और वहां पे कहते हैं कि हमारे यहाँ तो कानून अलाउ करता है, हमारे यहाँ कानून अलाउ करता है कि जेल जो कैदी है वो अपनी बीवी के साथ रह तो आप कह रहे हैं ये तो हो ही रहा है, हो ही रहा है। वी आर डूइंग इट। चौथा ऑप्शन हमारा है इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ के मिसाइल हमला। अच्छा, जब मिसाइल शब्द आता है तो अब सुन के ही लगता है कि अब मामला थोड़ा गंभीर हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया है। भारत दुनिया की मुझे लगता है टॉप 3-4 मिसाइली ताकतों में से है और हमारे पास हर कैपेबिलिटी की, स्मॉल रेंज की, मीडियम रेंज की, लॉन्ग रेंज की, इतनी तेजी से मार करने वाली, उतनी तेजी से मार करने वाली हर प्रकार की मिसाइल है। पाकिस्तान उसके हिसाब से बहुत छोटा देश है। सवाल वही है जो सर ने कहा, क्या भारत इंटेंशनली इनका यूज कभी करेगा? युद्ध के बगैर क्या सर कभी मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है? देखिए, ये इस्तेमाल तो किए जा सकते हैं, सवाल वही उठता है इम्पैक्ट और इफेक्ट क्या होगा। मान लिया इनका कोई टेररिस्ट कैंप है डेप्थ में, वहाँ पर हमने मिसाइल्स भी लॉन्च कर दिए, कितना डिस्ट्रक्शन होगा। सवाल यही उठता है जो उन्होंने भी उठाया कि पाकिस्तान में इतने सुसाइड बॉम्बर्स और टेररिस्ट अवेलेबल हैं, वो इसी कारण है क्योंकि वहाँ गरीब लोग हैं और पाकिस्तान अपनी जनता को आगे बढ़ने नहीं देता है। कश्मीर में भी वही यही चाहता है कि जो इसने ये टेररिस्ट अटैक किया है, इसने सोचा था कि टूरिज़्म बंद हो जाएगी, टूरिज़्म बंद हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो फिर ये यूथ को 500 रुपये पहले मिलते थे पत्थर फेंकने के, फिर करेंगे। तो ये तो सिस्टम ये है कि इसको फोकस करना है, डिस्ट्रक्शन से ज़्यादा प्रिवेंशन को फोकस करना है। डिस्ट्रक्शन तो हम कर सकते हैं, कितना अभी आप यही देख लिए, ये इस्माइल भी मर गया, ये हानिया कितने मर गए। आज भी हमास कितना ताकतवर दिखता है, आपने देखा जिस 2 साल से जिंदा तो है। हाँ, और उसने किस प्रकार परेड कराई थी ये जो होस्टेजेस की, और कितनी शक्ति दिखा रहा था। तो टेररिज्म का रूट से खत्म करने का उसको कॉज ढूंढना है और उसके बहुत तरीके हैं। रिक्रूटमेंट को बंद करना पड़ेगा। और देखिए रिक्रूट्स आ कहाँ से रहे हैं, पाकिस्तान से ही आ रहे हैं ना, और अफगानिस्तान के बॉर्डर से आते थे। उसको बंद करने की स्ट्रैटेजी सोचनी है और उसका यह है कि वहाँ के अवाम पे हमको परसेप्शन मैनेजमेंट से फोकस करना पड़ेगा कि वहाँ के लोगों को रियलाइज कराया जाए कि भैया आपकी एजुकेशन नहीं होगी तो आप ये करोगे और फलाना करोगे, और उनकी आर्मी चाहती है कि वह एजुकेशन नहीं दिए। आपने देखा खैबर पख्तूनवा में क्या हुआ है, वाई आर दे डिस्ट्रॉइंग ऑल दी स्कूल्स इन खैबर पख्तूनवा, कि ये अनपढ़ है, गंवार रहे, इनको बस जिहाद के नाम पे, और वो बस, हाँ एक और चीज़ है, ये बार बार इंडियन मूवीज दिखाते हैं, मतलब कि ये मस्जिद कैसे टूटी, ये कैसे वो उनको भड़काते हैं। वो एक इश्यू है, वो हमको एक और एड्रेस करना पड़ेगा, तो कॉज को एड्रेस करना है। एक पांचवा ऑप्शन जो है जो सर ने दिया है वो है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को भारत रद्द करे। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का मतलब हमने दुनिया को यह आश्वासन दिया है, भरोसा दिया है कि हम एटमी हथियार कभी पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका मतलब है अगर आप पर कोई जंग थोपे, आप पर कोई एटमी हमला करे, हम उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम कभी किसी के ऊपर न्यूक्लियर वेपन का पहला वार नहीं करेंगे। सर हमने पहले ही डिस्कस किया कि यह कहने की बात है, न्यूक्लियर वेपन कभी दुनिया में इस्तेमाल होगा इसकी कोई कल्पना नहीं करता, लेकिन इस केवल ये इंटेंट शो करने से क्या होगा? अभी आपने खुद दिखाया, जो पाकिस्तान पार्लियामेंट में वो बात कर रहे थे, अल्लाह ताला ने हमें न्यूक्लियर वेपन बिस्टो किया है और वो हमारे लिए एक प्राइड की बात है। तो उन्होंने हमेशा एक अपने न्यूक्लियर वेपन को एक ताकत का रूप दिखाया। वो क्यों दिखा पाते हैं? उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से कहीं कम है, बट वो इसलिए दिखा पाते हैं बिकॉज उन्हें मालूम है कि हमारी स्टेटेड पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, यानी भारत तब तक वेट करेगा जब तक वो कुछ न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल ना करें। और ये जो एक बेडर वाली जो परसेप्शन है पाकिस्तान में, उसको चेंज करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम इस नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को रिवोक करें एंड राइट टू यूज न्यूक्लियर वेपन, जो कि हर न्यूक्लियर वेपन देश के पास है, वो हम अपने लिए भी अडॉप्ट करें। हम ये नहीं कह रहे कि हम न्यूक्लियर वेपन को यूज करेंगे, लेकिन इस कहने भर से एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज जाता है कि अब आप न्यूक्लियर वाली बात को खेल के रूप में, अब इसको धमकी को मजाक में मत लो। ठीक है सर, कुछ कह रहे थे इस पर? देखिए इसमें ऐसा है, न्यूक्लियर वेपन्स मान लिए पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया भी, कब करेगा? वो जब करेगा जब भारतीय सेना एक डीप ऑपरेशन कर दे या टैक्टिकल लेवल ऑपरेशन भी कर दे राजस्थान के इलाके में। मान लो हमारी आर्मर्ड और मैकेनाइज फोर्सेस घुस गए और काफ़ी डीप पेनिट्रेशन कर दिया, तो वो टैक्टिकल न्यूक्लियर
मिसाइल उस हालात में यूज कर सकता है। मान लिए अपनी धरती पे करेगा, ये काउंटर फोर्स हो गया, वैल्यू नहीं हुआ। काउंटर वैल्यू मतलब आपके जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं, उसके बाद भारत क्या करेगा? वी विल इमीडिएटली रिटेलिएट बाय हेवी न्यूक्लियर वेपन्स, पाकिस्तान को ध्वस्त कर देंगे। तो ये पॉलिसी बोलने या नहीं ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात उसकी मंशा देखनी है, कब यूज करेगा। ठीक है। न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान जब भी यूज करेगा जब भारतीय फोर्स डीप इंकर्जन करे विद, जब पूरी तरह कॉर्नर कर दे। हाँ बिल्कुल, वो लास्ट रिजॉर्ट है, और फिर उसके बाद तो हम छोड़ेंगे नहीं। छठा विकल्प जो भारत के पास है वो है शिमला समझौता रद्द कर दिया जाए। अच्छा, ये बात तो पाकिस्तान के लोग खुद कह रहे हैं, पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कह रहा है कि अब शिमला समझौता हम रद्द कर सकते हैं। भारत ने सिंधु जल समझौता अभी होल्ड पर डाल दिया है, लेकिन इसको रद्द करने का मतलब क्या है? खुली छूट भारत के लिए कि जाएं और हमला करें? जी बिल्कुल, देखिए पहली बात तो पाकिस्तान ने किसी एग्रीमेंट को आज तक रिस्पेक्ट किया नहीं है। जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं, जितने भी वादे किए हैं, कहते हैं ना कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ठीक है, अमेरिकन से पैसा लिया, उनको धोखा दिया, अफगानों से को अपने यहाँ शरण दी, उनको उठा के बेचा, आपके साथ एग्रीमेंट्स किया, आपको धोखा दिया, आपके पीठ में खंजर मारा। तो कि जब आप खुद ही किसी एग्रीमेंट को वैल्यू नहीं करते हो, उसको रिस्पेक्ट नहीं देते हो, सीज फायर खुद करते हो, फिर साथ में आतंकवाद भी करवाते हो, ठीक है, तो भारत को तो पाकिस्तान जैसे कि ये एग्रीमेंट, शिमला समझौते का मतलब एक सैंक्टिटी तो है ना एलओसी की। जब आप सीज फायर भी करते हो तो एलओसी पर सीज फायर करते हो। मैं कहता हूं कि आपको सैंक्टिटी, अगर आप ये कहते हो कि जो पूरा जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, आपकी संसद ने पूर्ण बहुमत के साथ बैठ करके यूनानिमसली ये पास किया कि भाई पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान एंड पीओजे के जो पूरा है ये भारत का अभिन्न अंग है, तो फिर ये शिमला एग्रीमेंट वैसे भी कहां, इसकी क्या वैल्यू है? आप मुझे ये बताइए। क्या संसद की जो फुल मेजोरिटी के साथ जो चीज पास हुई है, जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, दो बातें कि एक शिमला समझौते का मतलब अब या हम युद्ध से बात नहीं करेंगे, और दूसरा ये एलओसी हमारा डिफेक्टो बॉर्डर है। यस, तो अब हम उसको नहीं मानते ना, हमारी संसद नहीं मानती। भाई अगर हम लोकतंत्र हैं और हमारी संसद ये कहती है कि पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है, तो फिर शिमला एग्रीमेंट में अगर किसी एक पॉलिटिशियन, पॉइंट, एक कॉन्ट्रडिक्शन है। हाँ। कि हम पीओके हमारा भी है, हाँ, लेकिन बॉर्डर हमारा एलओसी बन लिया हमने। यस, तो ये गलत नीति थी, इसको सही करने की बात तो है। शिमला समझौता रद्द होना चाहिए सर। देखिए वो रद्द होया है या कुछ ऑन ग्राउंड हकीकत मैं बताता हूँ। एलसी मैंने नौकरी की है, लाइन 2-3 बार नौकरी की है एलसी, इसको समझना जरूरी है। एलसी में आज अगर मैं एज अ ब्रिगेड कमांडर या कमांडिंग ऑफिसर, मेरे को लगता है ये मेरे को एलसी ये जा रही है, मेरे को लगता है वो हाइट मेरे को कैप्चर करनी है, मैं जाके कैप्चर कर सकता हूँ, और वो हैं पास्ट में हमने ऑक्यूपाई किए हुए हैं। वहां का बेसिक सिंपल रूल हुआ है, टेकर्स आर कीपर्स, आपने ले लिया यू कैन कीप इट। सो एलसी की वो कोई सैंक्टिटी नहीं है कि बिल्कुल, यू रिमेंबर ये जब मुशर्रफ आया था फॉर अ टॉक्स विद अपना प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी, दैट टाइम ही वाज रेडी टू मेक दैट एज अ परमानेंट आईबी। That was a trap. That was a trap. Because if he would have signed, that means we have given पूरा JNK हमने उनको दे दिया। बाकी वो नहीं करना चाहिए हमारे पास, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पूरे खुले छूट ऑप्शन होने चाहिए। जब मर्जी लोकल कमांड, मैं आज बोल रहा हूँ फौज को पूरी छूट होनी चाहिए, लोकल कमांडर्स को जब उनको लगता है सिचुएशन वहां कर रही है, गो एंड कैप्चर 2 पोस्ट 3 पोस्ट हम कर सकते हैं। और जो कैप्चर किया वो तुम्हारा है, बिल्कुल वहां यही है, कोई वापस करने का, इट इज नॉट इंटरनेशनल बॉर्डर, यू कैन टेक इट एंड कीप इट, दैट इज व्हाट इट इज, टेकर्स आर कीपर। ले क्या होगा शिमला समझौता रद्द करके? सो शिमला समझौता रद्द करके वही जो सर बात कर रहे हैं वो एक तरह से फॉर्मलाइज हो जाता है। अभी आप लोकलाइज लेवल पे कर रहे हो, जैसे सर ने बोला 100 मीटर 200 मीटर आगे कोई एक आपको टेक्टिकली एडवांटेज पोजीशन है, जो कि अगर आप एक सिचुएशन में होते हो जाके कैप्चर कर लेते हो। ऑब्वियसली जो आपके अपोजिट साइड में बैठा है उसकी ताकत कितनी प्लस माइनस है उसके हिसाब से। एक बार जब शिमला समझौता रद्द हो गया तो एलसी की कोई सैंक्टिटी नहीं है। इसका मतलब जो पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास हुआ है कि अब हमारा बॉर्डर वहां पे है जहां एक्चुअली बॉर्डर था, और इसलिए अब फॉर्मली आप जा सकते हो। सीसीएस की वेट नहीं करने की जरूरत है कि भाई सीसीएस मिलेगी, बैठेगी तो हमें बताएगी तो हम जाएंगे। इसीलिए मैंने जो पहले लिखा था कि हमारे पास जो सबसे बड़ी कमी है इस तरह के इंसिडेंट्स को रिएक्ट करने की, वो है लैक ऑफ प्री डेजिग्नेटेड टेम्पलेट्स। हमारे फील्ड कमांडर्स के पास कोई ऐसी टेम्पलेट नहीं है कि अगर इस तरह का इंसिडेंट हुआ है तो हमारे पास छूट है कि हम इस तरह का एक्शन ले सकें। ठीक है, हम वेट कर रहे हैं कि सीसीएस बैठेगी
हमें प्राइम मिनिस्टर बताएगा तो हम आगे जाएंगे। मोटे तौर पे शिमला समझौता रद्द हुआ तो आपकी आर्मी को खुली छूट है, Correct. जाइए और जहां आपको उचित लग रहा है और आप जा सकते हैं उस जगह तक पहुंचिए और वो आप वहां तक आपकी से होगी। अब अगला ऑप्शन आपने समुद्री ऑप्शन दिया है कर्नल साहब ने, यह है नेवल ब्लॉकेड, मतलब समुद्री इलाके में घेरा। बताते हैं 1971 की जंग में भारत ने कराची पोर्ट के आसपास एक नेवल ब्लॉकेड कर दिया था और वो पाकिस्तान को घुटनों पे लाने में उसका भी एक बड़ा योगदान था। नेवल ब्लॉकेड का सरल सरल शब्दों में मतलब बताइए सर, और ये कहां होगा अगर भारत करता है? तो जो ये नेवल ब्लॉकेड वाला ऑप्शन है, ये 8वें ऑप्शन के साथ दोनों में मिलाप है। बता देते हैं 8वां ऑप्शन भी बता देते हैं। 8वां ऑप्शन मतलब आपने बताया ऑल आउट मिलिट्री एंगेजमेंट, फुल स्केल ऑपरेशन। फुल स्केल ऑपरेशन। सो नेवल ब्लॉकेड अगर आप सिर्फ इन आइसोलेशन करते हो तब भी पाकिस्तान उसको एक डिक्लेरेशन ऑफ फुल स्केल वॉर मान सकता है। नेवल ब्लॉकेड का फायदा ये होता है कि मैक्सिमम ट्रेड अभी भी पूरी दुनिया में सी के द्वारा होता है, और चाहे हम अभी वेस्ट एशिया में देखें, जो हाउतीज ने रेड सी को ब्लॉक कर रखा है, अपने कोई भी शिप्स को नहीं जाना दे रहे हैं और वो साउथ अफ्रीका के थ्रू लंबे रूट से आ रहे हैं, या फिर 1971 वाला जो आपने एग्जांपल दिया, या जो चाइना थ्रेटन करता रहता है ताइवान स्ट्रेट में कि हम उसको ब्लॉक कर देंगे तो हमारा वो बाकी देशों का हो जाए। सो नेवल ब्लॉकेड का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल। हाउएवर वी हैव टू रिमेंबर दैट इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। तो पाकिस्तान में कहां से आपने बताया सी रूट से जो है व्यापार होता है? कराची मेन सेंटर उनका, करेक्ट। कराची पोर्ट, कराची और ग्वादर, कराची और ग्वादर। और हमने मतलब और ब्लॉकेड का मतलब कि आप वहां फिर किसी को आने जाने नहीं देंगे। हाँ, आपने अरेबियन सी में सी लेंस के अलोंग जो है अपने टैक्टिकली जो शिप्स लगा देते हैं, तो चाहे आप का पर्शियन गल्फ से हो, चाहे आपका रेड अरेबियन सी से हो, रेड सी के थ्रू जो है वो ट्रैफिक फिर आप उसको पाकिस्तानी पोर्ट्स पे जाने से रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक, एक खबर इस वक्त आ रही है, मैं आपको बता रहा हूं, सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल की बैठक में यह तय हुआ है कि पानी को रोकने के हर तरीके पर तुरंत काम शुरू कर दिया जाए। मतलब ये सिंधु जल समझौते पर जो भारत ने होल्ड लगाया है उस पर काम भी शुरू हो गया है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म रणनीति पर बात हुई है, मतलब जो फैसला सीसीएस में हुआ उस पर तुरंत एक्शन भी शुरू हो। आज गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल की मीटिंग में यह तय किया गया है। जनरल मैस्टन, ये जब ये फैसला भारत ने किया था तो लोगों ने कहा था कि ये तुरंत तो आप इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, पाकिस्तान पर इसका कोई एकदम असर नहीं होने जा रहा है, लेकिन बताया गया कि हमारे डैम्स वहां पर अभी ऑपरेशनल हैं। अब ये जो खबर आ रही है कि जो भी काम करना है वहां पर तुरंत शुरू किया जाए। और बिल्कुल ये भी देखिए इकोनॉमिक ब्लॉकेड ही है, वाटर ब्लॉकेड है, जो नेवल ब्लॉकेड की बात हो रही है। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत ही सराहनीय कदम है, और ये वहाँ पर डैम्स खासकर इंडस रिवर वहाँ पर बनाने चाहिए। उसका वाटर क्योंकि वहाँ डाइवर्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इंडस रिवर से दोनों तरफ बहुत पहाड़ हैं। झेलम से हम थोड़ा कोशिश कर सकते हैं, कश्मीर के अंदर ही डाइवर्ट कर सकते हैं, चिनाब का थोड़ा डाइवर्जन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ तो इंडस में खासकर डैम्स बनने जरूरी हैं, और मेरे ख्याल 2-3 डैम स्टेजेस में बनने चाहिए। टाइम लगेगा पर इसका प्रभाव होगा। देखिए जब इंटेंट आपने दे दिया है, एग्जीक्यूशन में टाइम लगेगा, बट इंटेंट से पाकिस्तान को आज पता है कि लॉन्ग टर्म में ये इनको इम्पैक्ट करेगा। सर अब आखिरी 5 मिनट मैंने प्रोग्राम के रखे हुए थे पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुल्ला आसिम मुनीर के लिए। मुल्ला आसिम मुनीर, नॉट जनरल आसिम मुनीर, हाफिज कुरान, हाफिज कुरान मुल्ला आसिम मुनीर। अब इनके बारे में क्यों? क्योंकि जैसा आप सब ने सुना और हमारे हर एक्सपर्ट ने लगभग बात कही कि ये पहलगाम हमले का आर्किटेक्ट, ये खुरापात किसी के दिमाग में आई तो वो जनरल आसिम मुनीर है। ये उसने अपनी जो पहले स्पीच दी थी 1 हफ्ता पहले, उससे बड़ा साफ कर दिया था। आज हम आपको इनके बारे में कुछ बताएंगे। जनरल आसिम मुनीर का बैकग्राउंड यह है कि इनके पिताजी एक मौलाना थे और इनकी शुरुआती परवरिश जो है वो मदरसों में हुई है, और उसके बाद इनके वालिद साहब ने इनको आर्मी स्कूलों में भेज दिया। तो या तो ये मदरसे में पढ़े हैं या आर्मी स्कूल में पढ़े हैं, इसके अलावा ये और दुनिया की समझ इनको नहीं आई। या कैंटोनमेंट देखा है या मदरसा देखा है, इसीलिए ये सोच सकते हैं जो कि ये सोच रहे हैं। इन्होंने आज से 2 साल पहले सोचिए इन्होंने किया क्या, आपको अभी हमारे मेहमान ज्यादा बताएंगे। आईएसआई के चीफ थे तो पुलवामा कराया था, उसके बाद इमरान खान को डिस्टेबलाइज करने वाले
ये शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री जान से मारने की कोशिश की। हाँ, जान से मारने की कोशिश की। शहबाज शरीफ को एक बिल्कुल फ्रॉड इलेक्शन में प्रधानमंत्री बनवाने वाले ये, फिर उससे अपने लिए 2 साल का एक्सटेंशन लिया। अब ये नवंबर 2027 में रिटायर होगा ये आदमी, तब तक इसके 5 साल पूरे हो चुके होंगे और ये चाहता है इसको 5 साल का एक्सटेंशन और मिल जाए। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के इतिहास में जितने सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग आर्मी चीफ हुए हैं उनमें इसका नाम आ जाएगा और शायद ये वही चाहता है। देखिए, लालची जनरल्स हैं पाकिस्तान आर्मी के, सॉरी टू से। सॉरी की कोई बात नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं कि अच्छा नहीं लगता है कि बहुत सारे इंडिया में लोग कहते हैं ना पाकिस्तान आर्मी इज द प्रोफेशनल आर्मी। वो कोई प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, वो भाड़े की फौज है। ये डायलॉग मैंने भी सुना है। ठीक है, मतलब ये भाड़े की फौज है, जिहादियों की फौज है, अपने लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, दूसरों के ऊपर जुल्म करते हैं। आप सोचिए इस पूरे रीजन में 80,000 तो भारतीय मरे उनके आतंकवाद में, 80,000 भारतीय मर चुके जो आतंकवाद पाकिस्तान से यहां पे भेजा गया। मिलियंस में अफगान मरे, ठीक है, इनकी वजह से। कश्मीर में मतलब जुल्म बर्बरियत की दास्तां तो इन्होंने वहां पे भी रकम की है ना। अपने मुल्क में बलोचों को आप देख लीजिए। तो ये क्या है कि वहां पे वो कहते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स है। वो जो कुर्सी है आर्मी चीफ की, वो बेसिकली बादशाह है। वो फौजी फाउंडेशन के भी पैसे खाता है, वो इलीगल स्मगलिंग के भी पैसे खाता है, वो आर्म्स के भी पैसे खाता है। तो वो जितना लंबा रहेगा, और वो रहने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए भारत से जंग, ठीक है। अब इसको अगर वहां पर लेजिटिमेसी चाहिए, हाँ, तो ये केवल भारत से जंग की सूरत में मिल सकती है। तो हाँ, अच्छा, वो उसने जो हिंदू मुसलमान की बात की ना कि हम 2 कौमें हैं, वो हिंदू वाली बात उसने इसीलिए की थी क्योंकि एंटी हिंदू सेंटिमेंट बिकता है वहां पे। देखिए, आपको मैं बड़ी खबर बता रहा हूं। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल का बयान है कि सिंधु जल समझौता फिलहाल निरस्त करने के बाद पाकिस्तान में सिंधु नदी का एक बूंद भी पानी न जाए। पाकिस्तान में इसका असर बहुत जल्द दिखाई देगा। अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो भारत के मंत्री दे रहे हैं कि पाकिस्तान में सिंधु नदी का एक बूंद पानी नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं जाएगा और जाना भी नहीं चाहिए। हम दुनिया के इकलौता देश हैं जो इस चीज को अलाउ करते हैं। हम उनके साथ अमन की आशा भी करते हैं, हम उनको वीजे भी देते हैं, उनको इलाज कराने के लिए यहाँ दिल्ली भी बुलाते हैं। हमने यहाँ पे पूरी इंडस्ट्री बना रखी है पाकिस्तानियों के लिवर और किडनीज ठीक करने की। दुनिया में आप कभी सुना है कि हमास के आतंकवादियों की लिवर और किडनी इजराइल में ठीक हो रही है? भाई, ये हम एक अजीब सा हमारे यहाँ ये समाज जो है ना, हमने ये बनाया हुआ है। हमको ये चीजें बिल्कुल नहीं अलाउ करनी चाहिए। मगर ये मुल्ला आसिम मनीर को इससे संदेश मिलेगा सर, टोडल साहब? सिंधु, ये जो अभी स्टेटमेंट आया कि सिंधु नदी का एक बूंद पानी नहीं जाएगा, इससे पाकिस्तान में हालत बहुत खराब हो जाएगी। अगेन फिजिकल और साइकोलॉजिकल, फिजिकल असर होने में टाइम लग सकता है, बट गर्मियों के मौसम में जब नदियों में पानी कम होने लगता है और अगर जो ऑलरेडी डैम्स डेवलप हो गए हैं उनके स्लूज गेट हम बंद कर देते हैं, पानी रोक देते हैं, इसमें टाइम लगता है, बट साइकोलॉजिकली इफेक्ट आज से शुरू हो जाएगा उस पर कि भाई अब पानी का खतरा हो सकता है। एक फाइनल कमेंट जनरल मिशन आपसे। एक चर्चा ये भी हमने अभी कभी सुनी थी कि ये उस पोस्ट पर, आर्मी चीफ की पोस्ट पर बने रहने के लिए आपको अपने साथी आर्मी कमांडरों के साथ की जरूरत है, और अगर वहां से अथॉरिटी चैलेंज हो गई तो फिर हमने तो देखा है वहां पर कि एक आर्मी कमांडर नवाज शरीफ का होता था और एक मुशर्रफ का होता था। क्या ये आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो है, इसके पास एब्सोल्यूट पावर है या इसको भी चैलेंज है? आपने 2 सवाल, एक पहला भी उठाया था। पहली बात, आसिफ मुनीर को ये जो इंडस रिवर से है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके देश को पड़ेगा, देशवासियों को पड़ेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो चाहता है कि वॉर हो इंडिया के साथ, क्योंकि उसकी गद्दी बनी रहेगी। दूसरा जो अभी आपने सवाल उठाया है, देखिए उसके जो आर्मी कमांडर्स हैं, मेरे को लगता है कि हो सकता है कि लो लेवल ऑफिसर्स में, मिड लेवल, जूनियर लेवल ऑफिसर्स और जवान, उनमें इतनी असंतुष्टि है कि आप हैरान मत होइएगा कि कोई टारगेट किलिंग हो जाए, हो सकता है चीफ को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। पॉसिबल है, बांग्लादेश में हुआ है, वो पॉसिबल है। और हो सकता है कि कुछ सीनियर जनरल्स जूनियर लीडरशिप को भड़का के वो कर सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। ये ऑप्शन भी मेरे को लगता है पॉसिबल है। ये बड़ी बात सर आपने बताई। वॉर रूम में आज हमने भारत के विकल्पों पर बात की, पाकिस्तान में क्या तमाशा चल रहा है हमने आपको वो बताया, और पाकिस्तान पानी के लिए तरस सकता है अगर नहीं सुधरा। भारत नहीं चाहता था ये करना, लेकिन मजबूर किया गया, उस पर काम शुरू हुआ, ये भी हमने आपको बताया। जनरल मेस्टन, कर्नल अग्रवाल और वैभव, बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत शुक्रिया सर।